तो हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें बिजनेस स्टडीज़ के जो 75 PYQs हैं, लगभग हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है, हर एक चैप्टर से 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 75 PYQ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। हर एक चैप्टर को हमने कवर किया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बस कितना दिन रह गया। सर जो एग्ज़ाम का डेट है वो 8 मई के आसपास, 8 मई से 1 जून तक है ना। तो 2 महीने के आसपास का समय है। तो उसमें किस तरीके से 2 महीने का 2 महीने से भी कम हो गया अब लगभग, तो उसमें किस तरीके से तैयारी करें। तो PYQ को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, ठीक है। तो बाकी अगर आप तैयारी अगर अपनी पूरी हो गई आपकी तो बहुत अच्छी बात है। अगर तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रही है या रिवीजन चाहते हैं तो मालवी एकेडमी आप लोगों के सामने एक क्रैश कोर्स लेकर आया हुआ है, जिसमें सारे फीचर्स जो है अंतिम 40 दिनों में कैसे तैयारी करें, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, ठीक है। जो आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर का जो फीस है 1500 है ना, और ऑफलाइन का आपका जो ऑनलाइन का 1500 के आसपास आपके कोर्स का हो जाएगा, और ऑफलाइन में जो है वो 7000 के आसपास है। और अगर 18 तारीख तक आप इनका कोर्स लेते हैं, मालवी एकेडमी का कोर्स लेते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ तैयारी कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है, आप चाहते हो रिवीजन है ना, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैं पहले चैप्टर से क्या लिखा है कि मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या प्रोसेस बोलते हैं? जी सर, मैनेजमेंट को प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। रीजन क्या लिखा है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। ये बताया सर। देखिए स्टेटमेंट तो दोनों सही है, जो असर्शन है ये भी सही है, जो रीजन है वो भी सही है। अब हमको यहाँ पे कनेक्शन बैठाना होता है और बहुत सारे लोग इसी में गड़बड़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बिकॉज लगा के कनेक्शन बैठाना होता है। लिखा है कि मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज प्रोसेस, मैनेजमेंट को प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, एक इंटर रिलेटेड सीरीज को परफॉर्म करना होता है, जैसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जी सब बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो हमारा असर्शन है ना, जो हमारा रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कुछ तथ्य दिए गए और आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा एक बार नजर डालिए आप लोग, ठीक है। लिखा है कि मैनेजमेंट इज नॉट अ टेंजिबल फोर्स। जी सर बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट एक टेंजिबल फोर्स नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। सर पहला तो सही लग रहा है। दूसरा क्या लिख रहा है कि मैनेजमेंट इज नॉट एन इंटेंजिबल फोर्स। क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स नहीं है? क्या बात कर रहे हैं सर, जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्या लिख रहा है सर, मैनेजमेंट के अंदर ना हम पीपल को मैनेज करते हैं, वर्क को मैनेज करते हैं और मैनेज करते हैं ऑपरेशन को, ठीक है। ये क्या है, ये मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है हमारा। अगला क्या लिख रहा है, क्या सर जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी है क्या? नहीं सर, हमने पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, तो ये डी गलत हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है कि सर जो मैनेजमेंट होता है ना वो डायनेमिक फंक्शन है। जी बिल्कुल सही बात है ना, मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग चेंज करते रहते हैं उसको, ठीक है। जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है उस तरीके से हम मैनेजमेंट अपने करने के तरीके को चेंज करते हैं, तो ये भी सही बात है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। कहाँ ए, सी और ई? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो बोला है कि मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एबल टू प्रोड्यूस टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट, है ना। जो मैनेजर है एबीसी लिमिटेड का, उसको जो टाइम दिया गया था, अपने टाइम पर उसने क्या किया, जो टारगेट उसको मिला था, जो उसका इन रिजल्ट था, उसको तो उसने पूरा कर दिया है, ठीक है। बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट उसका ज़्यादा लग गया है। यहाँ पे 2 टर्म हमने पढ़ा है कि अगर आप अपने गोल को अचीव कर ले तो टाइम पे, है ना, आपका इन रिजल्ट पूरा हो जाता तो आप इफेक्टिव हो, ठीक है। तो इफेक्टिव तो ये है, लेकिन इनका कॉस्ट ज़्यादा लग गया है। तो जब कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है तो हम इफिशियंट नहीं होते, अगर कॉस्ट कम लगा होता तो ये इफिशियंट होते हैं। तो क्या लिखा है कि मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट सो इफिशियंट। जो मैनेजर है सर वो इफेक्टिव तो है, यानी क्योंकि टाइम को उसने पूरा काम को उसने टाइम पे पूरा कर लिया है, लेकिन इफिशियंट वो नहीं है, क्योंकि जो भी काम उसको मिला था उसको उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया, उस पर ज़्यादा पैसा उसका लग गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो वही पूछा इफिशियंसी का क्या मतलब होता है। जब किसी काम को आप कम खर्चे में कम रिसोर्सेज के साथ कर लेते हो तो बोला जाता है कि हम इफिशियंट है ना, हम इफिशियंट है।
तो कहाँ लिखा है, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम रिसोर्सेज। जब आप किसी काम को सही तरीके से कम रिसोर्स में कर लेते हो तो बोला जाता है कि हम लोग इफिशियंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, इसको भी चेक करना है। लिखा है इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ टर्म हैव सिमिलर मीनिंग। सर क्या बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस जो होता है उसका इन रिजल्ट से मतलब होता है, टारगेट से मतलब होता है, और इफिशियंसी का मतलब होता है कॉस्ट से, कम कॉस्ट में, मिनिमम रिसोर्सेज से मतलब होता है। तो सिमिलर मीनिंग तो है नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिख रहा है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी बोथ टर्म डू नॉट हैव। ये तो सर सही बात है, जब ऊपर वाला गलत हो गया तो नीचे वाला ऑब्वियस सी बात है सही हो जाएगा। अब सी क्या लिख रहा है, क्या मैनेजमेंट के 4 डायमेंशन होते हैं क्या? सर क्या बात कर रहे हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। और आखिरी क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होता है ना वो साइंस की तरह नहीं होता है। सर सही बात है, साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये भी सही बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी और ई, यानी कि बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी सर। आगे हम लोग अगर बढ़े तो देखिएगा, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। इनमें से जो कौन सा एक ऐसा है जो इफेक्टिवनेस से नहीं जुड़ा हुआ है? सर डूइंग द राइट टास्क, सही काम कर रहे हो, सर इफेक्टिवनेस से जुड़ा हुआ है ना। कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, जो आपको जो भी एक्टिविटी आपको एलोकेट हुई है उसको आप पूरा कर रहे हो, सर ये भी इफेक्टिवनेस से जुड़ी हुई है। अगला क्या है, अचीविंग गोल, आप अपना गोल पूरा कर रहे हो, ये भी इफेक्टिवनेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या लिखा है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर रहे हो, सर ये इफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, ना कि इफेक्टिवनेस से। ठीक है, इफिशियंसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो क्या पूछा है कि राहुल इज, है ना, राहुल भाई साहब जो है, राहुल इज वर्किंग एज प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल इंटरप्राइज लिमिटेड। ग्लोबल इंटरप्राइज लिमिटेड में राहुल एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है ना। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ hand roasting 4000 tablecloth at a cost of 150 per unit within 20 days। 20 डेज के अंदर उसको 4000 टेबल क्लॉथ बनाना है जिसका कॉस्ट पर यूनिट 150 पड़ना चाहिए। एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही शुड इंश्योर दैट। अब एक इफेक्टिव मैनेजर होने के लिए उसको क्या इंश्योर करना चाहिए? भाई पैसा कुछ भी लग जाए, डजेंट मैटर। इफेक्टिव होने के लिए उसको क्या करना है, 20 दिन के अंदर, 20 दिन एलोकेट है ना। इफेक्टिव मैनेजर होने के लिए इस इंसान को, यानी कि राहुल को 20 दिन के अंदर 4000 टेबल क्लॉथ बना देना है। अब पैसा कम लगे ज्यादा लगे डजेंट मैटर। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टारगेट को आप काम टाइम पे पूरा कर लो। तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, सर नहीं, कॉस्ट की बात नहीं होती है। द वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 20 डेज इवन द पर यूनिट कॉस्ट इज हायर। सर सही बात है, जो आपका वर्क है वो 20 डेज के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, भले ही जो कॉस्ट है वो ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब इससे होता है। ठीक है जी सर। आगे हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द टर्म इंडिकेट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन। इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होता है वो रिजिड नहीं होता है ना। तो रिजिड नहीं होता है तो फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर नहीं है? सर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी सर होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होता है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनता है, सर जी सर ये भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होता है सर फ्लेक्सिबल होता है, अभी हमने पढ़ा कि फ्लेक्सिबल होता है ना। और आखिरी क्या लिख रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होते हैं क्या वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते? सर क्या बात कर रहे हैं, डिपेंड करते हैं, यही गलत है ना, यही गलत है। हमारा आंसर क्या, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है वो गलत होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट। प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट होता है ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट बोलते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े, पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में पूछा है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना सोचे कर सकते हो, बिना देखे कर सकते हो, है ना। सर देखिए हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जी सर फ्लेक्सिबल होते हैं। इंटर रिलेटेड नहीं सर, इंटर रिलेटेड वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। हाँ जनरल गाइडलाइन होते हैं, ठीक है जी सर। परवेसिव, सर परवेसिव वर्ड यूज नहीं किया गया है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल वर्ड जरूर यूज किया, परवेसिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है। और हाँ कंटिंजेंट जो वर्ड है वो यूज किया गया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के करेक्ट फीचर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सी और ई, है ना। ए, सी और ई ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
जी सर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो क्या पूछा है विच आर द फॉलोइंग कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आता है। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑर्डर है वो एक ही बॉस से आना चाहिए। अगर एक ही बॉस से ऑर्डर आएगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, ईगो क्लैश नहीं होगा, ये सारे फायदे आपको हो जाएंगे। तो क्या लिखा, प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन। जी सर बिल्कुल सही बात है ना, प्रिंसिपल ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं तो डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होता है। अगला क्या लिख रहा है, प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू वन सुपीरियर। बिल्कुल सही बात है ना, सबऑर्डिनेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक सुपीरियर को दिया जाता है, एक से ज्यादा को देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जी सर। अगला क्या है, स्टेट वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। वही सही बात है, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ये भी सही बात है। अगला क्या बोल रहा है, प्रिवेंट कंफ्यूजन से। सही बात है, यूनिटी ऑफ कमांड में अगर एक ही इंसान आपको ऑर्डर देगा तो कंफ्यूजन से आप बचे रहेंगे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सब काम स्मूथली होगा, ये भी सही बात है। अगला क्या लिख रहा है, प्रोवाइड पेनाल्टी। सर पेनाल्टी की बात ना डिसिप्लिन में किया जाता है, यहां नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये सही हो जाएगा। ये चारों जो है जो यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन द शॉर्टेस्ट रूट फॉर कम्युनिकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमने पढ़ा है स्केलर चेन में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है ना उसको एक चेन के थ्रू फॉलो करना चाहिए, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, उस चेन को किसी भी सिचुएशन में ब्रेक नहीं करना होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी का सिचुएशन है तो वहां पे एक शॉर्टकट रूट रास्ता दिया गया है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में सेम लेवल के जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर हम लोग गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है जी सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, Ravi was appointed in Zinc Limited as one of the specialists who was required to keep machinery and tools etc ready for operation by worker, है ना। इसको तो ये बताइए, पूछा है रवि किस तरीके का रोल रवि को अपॉइंट किया गया है, तो गैंग बॉस, है ना। रवि यहाँ पे गैंग बॉस, जो भी यहाँ पे होता है क्या, मशीन वगैरह, है ना, मशीन हो चाहे मटेरियल हो, मशीन एंड टूल्स को अगर क्या करना है रेडी फॉर ऑपरेशन के लिए कौन रखता है, आपका गैंग बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है, ये भी मशीन टूल्स को रेडी रखता है लेकिन वर्किंग कंडीशन, है ना, देखता है कि मशीन और टूल जो है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है। स्पीड बॉस क्या करता है, ये स्पीड देखता है कि फ्रीक्वेंसी देखता है कितना जल्दी काम बन रहा है। और डिसिप्लिन क्या करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका गैंग बॉस। नेक्स्ट आ जाओ, क्या पूछा है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज, है ना। जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जहां पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट हम लोग जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। नेक्स्ट आ जाओ, पूछा है बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू बिजनेस। जी सर बिल्कुल सही बात है, जो भी बाहरी फोर्सेस हैं, जो भी बाहरी फैक्टर हैं, उनको सम कर दोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। सर सही बात है। अगला क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स इंटरनल। नहीं सर, जब हमने एक्सटर्नल को ले लिया तो इंटरनल कैसे हो सकता है, तो इसको काट दीजिए। सी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कस्टमर एंड सप्लायर आर जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो कस्टमर और सप्लायर होते हैं क्या वो जनरल फोर्सेस है क्या, नहीं सर, कस्टमर और सप्लायर जो होते हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। जनरल फोर्स के अंदर आप क्या आते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पेस्टल जो हमने बताया था वो जनरल फोर्सेस के अंदर आता है, जबकि आपके कस्टमर और सप्लायर जो स्पेसिफिक फोर्स के अंदर आता है। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर एंड सप्लायर स्पेसिफिक फोर्स है। जी सर ये बिल्कुल सही बात है, कस्टमर और सप्लायर क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। और आखिर क्या बोल रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड। सर ये भी सही बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो अलग अलग पार्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, डी और ई सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े बच्चे, तो क्या पूछा है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ये कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से जो फॉल्स है वो बताइए। तो पहला क्या लिखा है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर द बिजनेस एनवायरनमेंट रिमेन स्टेबल। क्या 15 साल तक जो है बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा रहता है क्या, सर नहीं सर, एनवायरनमेंट तो पल भर में बदलता है ना, कल को क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कोविड के पहले किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट था और अभी कैसा हो गया, तो 15 साल तक एनवायरनमेंट एक जैसा बिल्कुल नहीं रह सकता है, ये तो गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड। सर ये तो सही है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लिंक है।
जी। अगला क्या लिख रहा है, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट एनवायरमेंट। सर सही बात है, फ्यूचर के एनवायरमेंट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक है। अगला क्या लिख रहा है कि बिजनेस एनवायरमेंट इन यूएसए एंड इट्स, हाँ बिजनेस एनवायरमेंट जो है यूएसए का और इंडिया का वो क्या है, वो अलग अलग है। बिल्कुल सर सही बात है ना, ये सही बात है, ये सही बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है कि बिजनेस, अच्छा ये तो सही है ना, ये सही लिखा है, लिखा क्या है, ये तो सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है। लिखा इट कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, सर सही बात है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आखिरी क्या लिख रहा है, ये भी सही है, ठीक है। आखिरी क्या लिख रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। सर नहीं, स्पेसिफिक होता है, स्पेशल नहीं होता है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होता है, स्पेशल और जनरल फोर्सेस नहीं होता है। ये गलत है, पूछा है कौन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन ई गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पूछा क्या है कि पूछा बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली टू अंडरस्टैंड इन पार्ट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर पार्ट्स में, टुकड़ों में आप समझने का कोशिश करोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्या होता है सर, इजियर होता है, ठीक है। पार्ट्स में, टुकड़ों में अगर यहाँ पे पार्ट्स लिखा है तो इजियर हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली है ना डैश टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, है ना। अगर यहाँ पे टोटलिटी लिखा होता, यहाँ पार्ट्स के जगह पे टोटलिटी लिखा होता, तब यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आप टोटलिटी में एक साथ पढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगे तो वो कठिन है। लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आप पार्ट्स में, टुकड़ों में समझना चाहोगे तो सर वो आसान होता है ना, वो आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, क्या पूछा है, पूछा कि द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर इन द कंट्री। एक कंट्री में जो नया गवर्नमेंट अपॉइंट हुआ है उसने कैसा माहौल पैदा कर दिया है, अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर दिया है, ठीक है। एज रिजल्ट ऑफ विच, जिसके वजह से ड्राई फ्रूट्स का प्राइस क्या हो गया सर, बढ़ गया है। अब पूछा है कि कौन सा फीचर और कौन सा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पे रिलेटेड है। सर देखिए सबसे अच्छा है इंटर रिलेटेडनेस, एक चीज के होने से दूसरे चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। अब एक गवर्नमेंट आई है, उसने क्या किया है, उसने अनसर्टेनिटी फैला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ड्राई फ्रूट का प्राइस बढ़ गया है। तो एक चीज के होने से दूसरा हुआ है तो इंटर रिलेटेडनेस हो जाएगा। और किसके वजह से हुआ है सर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है, दो हो जाएगा। और अगला क्या हो गया है सर, अनसर्टेनिटी आई है तो अनसर्टेनिटी भी आ जाएगा, है ना। और किसके वजह से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा सर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के करेक्ट फीचर के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। सर जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं मेनली बिहेवियर नहीं सर, है ना, अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और डायनेमिक होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी सर। आगे हम लोग बढ़े बच्चे, तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो क्या पूछा गया है कि चूज द कॉम्बिनेशन शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वो कॉम्बिनेशन बताना है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। सर कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक और अनसर्टेनिटी क्या होता है, ये तो फीचर है, ये क्या है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया इंपॉर्टेंस, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम स्कैन करते हैं तो हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी और ई है वो हमारा सर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या पूछा है, द फ्रेज वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन बिलोंग टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। वेयर जो वर्ड है ना ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है और व्हेन जो है ये प्लानिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे वेयर पहले आया है ना, तो सही आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि द फ्रेज वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन इज बिलोंग टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये किससे बिलोंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ये उससे बिलोंग करता है, ठीक है, उसको बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, क्या पूछा है बच्चे, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फ्यूचरिस्टिक। मैनेजमेंट का कौन सा जो फंक्शन है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, आगे के लिए होता है। तो सर जो प्लानिंग है ना वो फ्यूचरिस्टिक होता है। नेक्स्ट आ जाओ, पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट प्लानिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लानिंग के बारे में इनमें से कौन सा जो चीज है वो गलत है। सर क्या प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, जी सर बिल्कुल है। सर प्लानिंग क्या फ्यूचरिस्टिक है, जी सर बिल्कुल है। प्लानिंग इज ओनली फॉर लॉन्ग रन, क्या प्लानिंग सिर्फ लॉन्ग रन के लिए होता है, अरे नहीं सर, 10 मिनट बाद के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जो होता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन सबके लिए होता है। ये जो है वो गलत हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी क्या बोला कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सर सही बात है, प्लानिंग में क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली। प्लानिंग का मेन पर्पज क्या होता है कि फ्यूचर के इवेंट को अच्छे तरीके से और बेस्ट एडवांटेज से क्या करना है, पूरा करना है। तो ये क्या है सर, इसका मतलब होता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्या है, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर इवेंट है ना, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट आ जाओ,
पूछा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल डिफाइंड प्लान ड्रॉन होता है ना, स्पेसिफिक गोल के साथ, है ना। एक वेल डिफाइंड प्लान ड्रॉन होता है स्पेसिफिक गोल के साथ, है ना, जिसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हमको अचीव करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, तो प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन। जो प्लानिंग है वही क्या करता है, मैनेजमेंट के जो बाकी अदर फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनको बेस देता है। सर सही बात है, प्लानिंग है तो ही बाकी चीजें। अगर प्लानिंग नहीं है तो किसको ऑर्गेनाइज करोगे, किस स्टाफिंग करोगे, क्यों डायरेक्शन दोगे, क्यों कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है सर, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग क्या है सर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी सर। नेक्स्ट आ जाना, पूछा श्याम वर्क इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। श्याम जो है वो एक पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है ना, एंड ही जॉब टू पैक पेन इज कार्डबोर्ड बॉक्स। उसका जॉब क्या है कि कार्डबोर्ड बॉक्स में पेन को पैक करना है। हिज प्रोडक्टिविटी फॉर रिपीटिंग द सेम वर्क इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैज इंक्रीज। अब सोचो उसका बस एक ही काम है कि कार्डबोर्ड में पेन को पैक करना। एक ही काम को बार बार करते करते बहुत जल्दी क्या हुआ ना, उसके अंदर इफिशियंसी आ गई, वो बहुत जल्दी काम को करने लग गया। तो ये पूछा कि कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक काम को आप बार बार करते हो तो आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो और आपका जो टाइम फ्रेम है वो घट जाता है। नेक्स्ट आ जाना, पूछा अरेंज द स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला है, अरेंज करने के लिए बोला है। तो हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को याद करने का क्या तरीका है, IDAE है ना, IDAE। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है सर, डिपार्टमेंट हम बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, असाइन करते हैं ड्यूटी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आखिर में क्या करते हैं सर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो CADB कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में CADB दिया है, ये हमारा सर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पूछा है विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, है ना। ऑर्गेनाइजिंग के किस प्रोसेस के अंदर हम लोग मैनेजमेंट हायरार्की क्रिएट करते हैं, यानी कि यहाँ पता चलता है कि कौन इंसान सुपीरियर है ना, कौन बॉस है और कौन इंसान सबऑर्डिनेट है, यानी कि एम्प्लॉई है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है सर, जब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जब बता देते हैं कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर वाला होगा हम उसको रिपोर्ट करेंगे। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट की हायरार्की जो होती है सर वो क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट क्या है, पूछा गया है कि रजत हैज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। रजत ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को जो डिग्री है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में पूरा किया है ना। ही अप्लाइड फॉर जॉब इन सॉफ्ट सेल लिमिटेड एंड इट्स IT, है ना। उसने जॉब के लिए सॉफ्ट सेल लिमिटेड में अप्लाई किया। अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ मैनेजर, उसको मैनेजर अपॉइंट किया गया। नाउ ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर अ मंथ। अब वो पिछले 1 महीने से कंपनी में काम कर रहा है, बट टिल नाउ, लेकिन अभी तक ही वॉज नॉट श्योर हु वाज हिज सुपीरियर, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं चला है कि कौन उसका सुपीरियर है ना। ही वॉज गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, उसको पता ही नहीं कि कौन उसका सुपीरियर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रोसेस जो है यहाँ पे सॉफ्ट सेल लिमिटेड ने परफॉर्म नहीं किया है। सर वही जो अभी हमने पढ़ा कि स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो रजत है वो किसको रिपोर्ट करेगा, अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, पूछा है सेलेक्ट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। वही बात है, IDAE हम लोग करेंगे। IDAE सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, डी आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है सर, ड्यूटी असाइन करते हैं, तो बी हो जाएगा। और आखिर में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, तो CDBA कहाँ गया, CDBA ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आएंगे, है ना, पूछा मनु वाज सिलेक्टेड बाय AB लिमिटेड एज अ टीम लीडर। मनु को AB लिमिटेड के द्वारा टीम लीडर सेलेक्ट किया गया है ना। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल टेक टू कंप्लीट द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के कुछ आपको स्टेप दिए गए, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सर सबसे पहले क्या आता है सर, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले किसी इंसान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, प्लेसमेंट करते हैं और उसका ओरिएंटेशन कराते हैं, ठीक है। सी, जब एक बार प्लेसमेंट ओरिएंटेशन हो जाता है तो फिर क्या करते हैं सर, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। CA हो गया। ट्रेनिंग देने के बाद क्या करते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो बी हो जाएगा। अगर उसका परफॉर्मेंस सही होता है तो हम उसको प्रमोशन दे देते हैं, तो डी हो जाएगा। तो CABD है क्या कहीं, CABD ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े,
स्टाफिंग चैप्टर आपके सामने आ चुका है। स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग पीपल टू द जॉब, यानी कि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए उनको जॉब दे देना, ठीक है। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है, वर्कफोर्स प्लानिंग होता है और कंप्राइजेज द फॉलोइंग प्रोसेस। अब कुछ प्रोसेस दिए गए स्टाफिंग के, उसी प्रोसेस को आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यही आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एक बार जब आप मैन पावर रिक्वायरमेंट जो होता है, रिक्रूटमेंट जो होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट जो होता है उसको जब एस्टिमेट कर लेते हो, फिर क्या होता है सर, हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं ऑप्शन नंबर डी, फिर सिलेक्शन करते हैं ऑप्शन नंबर ई, फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कराते हैं ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद क्या करते हैं, उसका ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। एडीईबीसी है क्या कहीं, एडीईबीसी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये क्या है, पूछा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज टू क्रिएटेड अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, है ना। स्टाफिंग के किस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जो हमारा फ्यूचर में कैंडिडेट हो सकता है उसका एक पुल बनाते हैं। तो सर ये काम होता है रिक्रूटमेंट के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर ये काम किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, अब कुछ आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे सर, ठीक है, एक एक करके इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलो, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, देखो जब कोई किसी इंसान को आप नौकरी से न निकाल के क्या करते हो, उसको कहीं किसी और जगह पे भेज देते हो ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो हेल्पिंग अवॉइड बीइंग फायर्ड, किसी को निकालने से बचाने के लिए, निकालने के बजाय आप क्या करते हो, उसको ट्रांसफर कर देते हो। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, किसी का वर्टिकल ट्रांसफर कर रहे हो, कोई यहां पे काम कर रहा था, इसको प्रमोशन करके यहां आपने बैठा दिया, ठीक, वर्टिकल ट्रांसफर हो गया। रिक्रूटमेंट क्या होता है, और इसमें क्या करते हैं हम, बॉडी ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट का पूल बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है सर, सिलेक्शन जो होता है वो नेगेटिव प्रोसेस होता है और रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट का 4 कहाँ है सर, फर्स्ट का 4 यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, बाकी देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट कहाँ है सर, सेकंड का फर्स्ट यहाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन पूछा है वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है। एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस, एक होता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोड उठाने के लिए कितने और किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, तो ऑप्शन नंबर, है ना, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंस, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो लोड है वो उठाने के लिए कितने और किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, उसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। अब वर्कफोर्स एनालिसिस का क्या मतलब होता है सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, ऑलरेडी कितने लोग हैं, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितना है, उसको बोलते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पूछा है वंस द जॉब ऑफर हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट, एक बार कैंडिडेट को जब जॉब ऑफर दे दिया जाता है तो कंपनी क्या करती है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, जिसमें क्या होता है ना, उस कैंडिडेट के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स होता है, ठीक है, विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय हिम, जिसको उसी इंप्लॉय के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना, उस चीज को बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, है ना, अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं उसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पूछा है नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉय फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। एक एम्प्लॉय को जब आप अलग अलग जॉब सिखाना चाहते हो तो उसको क्या करते हो सर, उसको हम ट्रांसफर करते हैं, कभी इस डिपार्टमेंट में काम कराएंगे, कभी उस डिपार्टमेंट में काम कराएंगे, कभी उस डिपार्टमेंट में काम कराएंगे। जब उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या करता है, कई डिपार्टमेंट का काम सीख जाता है, तो इसको बोलते हैं सर ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, पूछा है सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सर डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग सर गाइड करता है जी सर, डायरेक्टिंग जो है गाइड करता है एम्प्लॉय को। डायरेक्टिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जी सर बिल्कुल आता है ना। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, बिल्कुल सर सही बात है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आता है वो कैसे आता है, डायरेक्टिंग की वजह से आता है। और आखिरी क्या लिख रहा है, डायरेक्टिंग हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, नहीं सर, ये काम कौन करता है, ये काम कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्टिंग ये काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है ये गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर गए होंगे, है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड सर होता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सर ये भी होता है ना, फॉलो थ्रू ये भी होता है, लीडरशिप ये भी होता है, लेकिन यूज ऑफ फॉर्मल नहीं होता है, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ, है ना। अब कुछ आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, और अगर आपने हमसे पढ़ा है, बहुत सारे वीडियो देखा होगा, तो उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमने बताया था कि अगर कहीं पे आपको दिखे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज को, थॉट को, फीलिंग को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड कहाँ है सर, फर्स्ट का थर्ड यहाँ है और यहाँ है, इसको काटिए और इसको काटिए। अब आगे बढ़िए, हमने आपको बताया था कि कहीं भी आपको इन्फ्लुएंसिंग वर्ड दिखे तो आपको लीडरशिप पे टिक करके आना है। तो सेकंड का 4 कहाँ है सर, सेकंड का जो 4 है ना, सेकंड का 4 यहाँ है, तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, है ना। पूछा स्टिमुलेशन, जब भी हमने आपको बताया था कहीं पे स्टिमुलेशन, इंसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट ये वर्ड दिखे तो आपको मोटिवेशन पे टिक करके आना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमने बताया था कहीं पे आपको गाइडिंग हो गया, सुपरवाइजिंग हो गया, ऑब्जर्विंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, ये वर्ड दिखाई दे तो आप समझ आना सुपरविजन की बात हो रहा है। तो ये आसान था, है ना, ये टॉपिक क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के करेक्ट पेयर को पूछा है, यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं हमको पता है सर। डायरेक्टिंग का एक होता है मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, 4 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे किसी 2 को पहचानना है, तो मोटिवेशन और कम्युनिकेशन जो होता है ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट हैं। बाकी जो है ना, कहीं पे लीडरशिप दिया है, होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, सुपरविजन होता है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, और कम्युनिकेशन होता है लेकिन डेलीगेशन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग आएंगे, पूछा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सर, सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है और लीडरशिप होता है, एक कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन यहां पे बस ए, बी और डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सर सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन में, तो पूछा है नेम द प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, मॉनिटरिंग ऑफ इंप्लाई। देखो आगे ना, इंप्लाई को आप मॉनिटर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इंप्लाई को गाइड कर रहे हो, बस ये कीवर्ड अगर आपको दिखे तो आंख बंद करिए और टिक करके आइए किसके ऊपर सर, सुपरविजन की यहाँ पे बात हो रही है ना, सुपरविजन की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, पूछा है करेक्टिव एक्शन इनिशिएटेड बाय कंट्रोल फंक्शन एम टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगर कंट्रोलिंग के अंदर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, इससे क्या होता है सर, फ्यूचर का परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव हो जाता है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। जो कंट्रोलिंग है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है सर वो कंट्रोलिंग के बारे में सही है। कंट्रोलिंग के बारे में कौन सी चीजें सही है सर, जो कंट्रोलिंग होता है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है, जी सर बिल्कुल होता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, फ्यूचर के प्लानिंग को इंप्रूव करता है, जी सर बिल्कुल करता है। क्या कंट्रोलिंग जो होता है वो प्री रिक्विसाइट है प्लानिंग के लिए, नहीं सर गलत है, प्लानिंग प्री रिक्विसाइट है कंट्रोलिंग के लिए, उल्टा लिखा हुआ है। लिखा क्या कंट्रोलिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, नहीं सर, कंट्रोलिंग जो होता है प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, इवेल्युएटिव होता है। कंट्रोलिंग प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, इवेल्युएटिव होता है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन ई क्या लिख रहा है कि कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट ओनली लोअर लेवल। क्या जो कंट्रोलिंग है सिर्फ लोअर लेवल पे करना होता है, नहीं सर, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग करना होता है। तो यहां पे हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी सर। तो आगे बढ़ते हैं, पूछा है कंट्रोलिंग हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज द टारगेट सेट इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस एंड चेंजिंग टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी टारगेट हमने सेट किया है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको रिव्यू करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो कंट्रोलिंग के किस इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुआ है, तो लिखा है कंट्रोलिंग क्या करता है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो क्या एक्यूरेट किया है कि नहीं किया है, अगर एक्यूरेट नहीं किया तो उसको सही करेंगे, ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूछा है कंट्रोलिंग हेल्प टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बाय कीपिंग अ चेक ऑन देयर एक्टिविटी। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो जो भी उनका अनएथिकल बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर सही नहीं होता है, उसको डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है उसको सही करते हैं। तो पूछा यहाँ पे कंट्रोलिंग के किस इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुआ है, तो लिखा है सर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो कंट्रोलिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर लाता है और डिसिप्लिन लेकर आता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, पूछा है अंडर दिस मैनेजरल फंक्शन, किस मैनेजरल फंक्शन में है ना जो एक्चुअल प्रोग्रेस है उसको क्या करते हैं ना, उसको चेक करते हैं और हटाते हैं जो भी उसमें गड़बड़ियां आती हैं सर, उसको कंट्रोल बोलते हैं ना। कंट्रोलिंग के अंदर ये काम होता है कि जो हमने प्लान किया और जो एक्चुअल रिजल्ट आया दोनों को कंपेयर करते हैं और जो भी गड़बड़ी होती है उसको उसके लिए करेक्टिव एक्शन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बच्चे, 50वां क्वेश्चन क्या पूछा है ना, हमारा यही टारगेट है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस बोलते हैं। यहाँ पे हम भी इफेक्टिव बनेंगे, ठीक है जी सर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इन अ गुड कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि इंप्लॉय को एडवांस में पता रहता है कि उनको क्या करना है और जो मैनेजमेंट है वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये जो किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ना जो है आपका कंट्रोलिंग इंप्रूव द इंप्लॉय मोटिवेशन। इस
इंपॉर्टेंस का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि आपको काम क्या करना है और आपसे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होता है सर उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है और वो मोटिवेट रहता है। ठीक है जी सर। अगला क्या है, पूछा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सर प्राइमरी एम क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी एम क्या होता है, तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी एम होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी शेयर होल्डर है उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अगला पूछा है ना। अब यहाँ पे कुछ आपको मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा और सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। देखते हैं क्या है। पूछा है बिजनेस फाइनेंस के बारे में पूछा है। सर बिजनेस फाइनेंस की आवश्यकता होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। फर्स्ट का 4 कहाँ है सर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, आंसर हमको ऐसे ही मिलेगा। बाकी देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है। एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या, एक, हाँ ना, ये गलती है, इसको देखिए। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। तो पहले का थर्ड हो जाएगा, पहले का थर्ड कहाँ है सर, यहाँ है। ठीक है जी सर। अब दूसरा क्या बोला, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है अच्छे तरीके से चल पाए। अब कैपिटल बजटिंग क्या होता है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चेक करते हैं। ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर आता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो जो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, इट एम एट इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड इन हेल्प स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिससे पता चलता है कि कहां से पैसा आएगा और कब पैसा आएगा, जिससे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे तरीके से चल पाए, उसको बोलते हैं सर फाइनेंशियल डिसीजन। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, कि पैसा कहां से आएगा, है ना, वो फाइनेंशियल डिसीजन है। नेक्स्ट आइएगा, पूछा है द साइज ऑफ एसेट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना वो The size of assets, profitability and competitiveness are affected by one of the decision of financial management. Financial management का कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसके वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स का साइज, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस पता चलता है। सर एसेट्स की बात किया ना, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये किसके बारे में बात किया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, पूछा है कि द डिसीजन ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डेप्ट और इक्विटी, है ना, डेप्ट और इक्विटी के थ्रू जो हम फंड इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं ना फाइनेंशियल डिसीजन। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आना, डिविडेंड डिसीजन इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर, है ना, हम डिविडेंड दें कि ना दें, है ना, ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है कोई भी कंपनी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जिससे पता चलता है कि हमको डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की क्या स्थिति है सर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कैपिटल मार्केट का रिएक्शन अगर रहता तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता, ये नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल कंसिडरेशन, सर जब हम पैसा लेना होता है इक्विटी से या डेब्ट से तब हम कंट्रोल कंसिडरेशन देखते हैं, है ना, डिविडेंड देते समय कंट्रोल कंसिडरेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ए और बी जहां जाए उसको वैसे ही काट दो, सर ये नहीं होगा, है ना, और ये नहीं होगा, काम खत्म। अब बचा है सी डी और सी डी, तीनों देखना है ना जी सर। हम डिविडेंड दे कि ना दे हमको देखना पड़ता है कि हमारे शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, बिल्कुल देखना होता है। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी भी देखनी होती है। अगर ज्यादा टैक्स रेट ज्यादा है ना, तो डिविडेंड क्या करेंगे सर, हम कम देंगे, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी हमें देखनी होती है। ठीक है, और अगला क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। सर फ्लोटेशन कॉस्ट की नीड नहीं है डिविडेंड देते समय, फ्लोटेशन कॉस्ट तब देखना होता है जब हमको डेब्ट या इक्विटी से पैसा इकट्ठा करना होता है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमको देखना होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आएंगे, पूछा इज द इसेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इसेंस क्या है, मार्केटिंग का मेन मतलब ही क्या है सर, एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक पर्सन खरीदने वाला होता है, दूसरा पर्सन बेचने वाला आता है। तो मार्केटिंग का इसेंस क्या होता है सर, एक्सचेंज मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लाएंगे, पूछा है मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन हु टेक। एक मार्केटर जो होता है ना वो मार्केटिंग के प्रोसेस में या प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में क्या करता है सर, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लाएंगे, पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान। इनमें से कौन सा एक है जो बिजनेस प्लान के अंतर्गत नहीं आता है सर, मार्केट एनालिसिस आता है, एग्जीक्यूटिव समरी आता है ना, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आता है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है ना सर ये बिजनेस प्लान के अंदर नहीं आता है, ये स्टाफिंग के अंदर आता है। ठीक है जी सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये कुछ द मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है ना। अब हमने मार्केटिंग के क्वेश्चन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है। सर जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है और प्रोडक्ट जो होता है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर कहाँ है? फर्स्ट का थर्ड सेकंड का फोर यहाँ है, आंसर ऐसे ही मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं। सी, मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो कस्टमर के नीड के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, और जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो प्रमोशन के ऊपर फोकस करता है। तो काफी आसान क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पूछा है कि पीजे इंटरप्राइज डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ वॉशिंग मशीन। पीजे इंटरप्राइज एक कंपनी है, वो एक नए रेंज का वॉशिंग मशीन लॉन्च करना चाहती है विद इनबिल्ट वाटर सॉफ्टनर, जिसमें एक इनबिल्ट वाटर सॉफ्टनर रहेगा, है ना, विच कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन द एरिया, है ना, वो उस एरिया में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं जहां पे जो पानी है बहुत हार्ड है। इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट बाय जेनरिक नेम, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग उसके जेनरिक नेम से करने के बजाय कंपनी ने सोचा कि हम इसको क्या बोलेंगे, इजी वॉश बोलेंगे। अब पूछा कि इस टर्म को क्या बोला गया, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? सर ये ब्रांडिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? ब्रांडिंग कर रहा है, अपने प्रोडक्ट का ये ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट आइएगा, लिखा है विद द ग्रोथ ऑफ अ कंप्यूटर अ न्यू ट्रेंड है इमर्ज। जैसे जैसे कंप्यूटर का ग्रोथ हुआ है नए नए ट्रेंड आ गए हैं। कंपनी जो है वो इंटरेक्टिव साइट बना रहा है और कस्टमर के व्यू और ओपिनियन को कलेक्ट कर रहा है कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले। तो ये कौन सा फंक्शन है? सर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। कोई भी जो कंपनी है वो काम करने से पहले क्या कर रही है? मार्केट से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रही है, मार्केट से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रही है और उसके बाद जो भी है बिजनेस उसको एनालिसिस कर रही है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लाएंगे, अब कुछ सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। पूछा है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस। अगर हमको एक बिजनेस सेट करना है तो उसके प्रोसेस को लगाना है सीक्वेंस में। सर सबसे पहले हमको रिसोर्स को इकट्ठा करना होता है, रिसोर्स को मोबिलाइज करना होता है, बी हो जाएगा। रिसोर्स मोबिलाइज हम कर लेंगे, फिर क्या करते हैं? एनवायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, तो डी हो जाएगा। बी के बाद डी कहाँ है? सर ऑप्शन नंबर सी में, आंसर हमारा ऐसे ही मिल गया। उसके बाद क्या करना होता है? हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर क्या करते हैं? फंडिंग एजेंसी से अप्रेजल लेते हैं, उससे पैसा मांगते हैं और आखिर में अपने प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है जी सर। नेक्स्ट आइएगा, पूछा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से एक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो बिहेवियरल सर नहीं होता है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी सर ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है ना, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की ये भी नहीं होता है। एक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हिसाब से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है सर? प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन को सर ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लाएंगे, पूछा है एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में कौन एजुकेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है? तो ईडीआई, ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में एजुकेशन डेवलपमेंट का काम करता है, रिसर्च का काम करता है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, पूछा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। एक बिजनेस सेटिंग का वही पहला 5 स्टेप बताना जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। सर सबसे पहले हमको रिसोर्स मोबिलाइज करना होता है, डी। उसके बाद क्या करना होता है? इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है ना, बी। तो डी के बाद बी कहाँ है? सर 3 जगह है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपने बिजनेस का आइडिया डेवलप करते हैं, ठीक है। आइडिया डेवलप किया हमने, डी बी ई हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? उस आइडिया का फिजिबिलिटी एनालिसिस चेक करते हैं, तो डी बी ई सी कहाँ है? सर डी बी ई सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा। और आखिर में क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं? फंडिंग एजेंसी से अप्रेजल ले लेते हैं, ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे बच्चे, पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना वो लॉफुल होना चाहिए और पर्पजफुल होना चाहिए जी सर। एक एंटरप्रेन्योरशिप पे इनोवेशन होना चाहिए, सिस्टमैटिक एक्टिविटी होता है और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। लो लेवल ऑफ रिस्क नहीं होता है, ऑर्गेनाइज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो रिस्क होता है सर वो हाई लेवल का रिस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो नहीं होगा। ऑप्शन क्या सही क्या हो जाएगा? ACDE है ना, ACDE यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, पूछा है विच वन ऑफ दिस नॉट द प्राइमरी स्किल रिक्वायरमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्राइमरी स्किल क्या नहीं चाहिए होता है? सर अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए, लोगों को मैनेज करना होना चाहिए, इंडक्टिव लॉजिक ड्रिवन ये भी होता है लेकिन प्राइमरी के अंदर ये नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाओ, अब पूछा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर 15 तरीके की कॉम्पिटेंसी होती है उसके बारे में बताया है। यहां पे आपसे पूछा है उन 15 कॉम्पिटेंसी में इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कॉम्पिटेंसी नहीं है? सर परसिस्टेंस होता है, कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के बारे में उस 15 कॉम्पिटेंसी में नहीं बोला गया है ना, नहीं बोला गया।
चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कुछ क्वेश्चन है, पूछा है आइडेंटिफाई करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। सर कंज्यूमर के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड इसलिए थी क्योंकि बहुत व्यापक स्तर पे कंज्यूमर का क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये तो सही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इंटेंशन ये होता है लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, है ना। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, सर बिल्कुल सही बात है, ये भी था। और मोरल जस्टिफिकेशन ये भी होता है लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या पूछा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ड्यू टू वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, है ना, जो कंज्यूमर था वो अपने राइट और ड्यूटी के बारे में नहीं जानता था। क्या लिखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट दियर राइट एंड ड्यूटी। एक कंज्यूमर अपने राइट और ड्यूटी के बारे में उसको नहीं पता था, ज्ञानी था, है ना, उसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, पूछा है इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, अगर कोई कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई है, देन ही विल नॉट ओनली बाय द गुड्स, वो सिर्फ आपके गुड्स को नहीं खरीदेगा, गुड्स तो खरीदेगा बार बार खरीदेगा, और लेकिन बट विल ऑल्सो एक्ट एज और साथ ही साथ क्या करेगा, वो आपके कस्टमर पोटेंशियल को ही बढ़ाएगा। मार्केट में जाके दो चार लोग बोलेगा करे उनके यहाँ से खरीदो, वो बहुत बढ़िया सामान बेच रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ये किस लिए है ना, ये इसलिए है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, है ना। अगर आप बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो भी नियम कानून उसको फॉलो करो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट की रक्षा करो, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो। जब कोई कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाई रहेगा तो आपके यहाँ बार बार सामान तो खरीदेगा और भी लोगों को भी भेजेगा आपके यहाँ, ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है शिवानी गॉट हर बर्थडे गिफ्ट और स्कूटी फ्रॉम हर फादर। शिवानी को बर्थडे गिफ्ट में उसके फादर से एक स्कूटी मिली। सी हैप्पीली वेंट फॉर अ राइड, वो खुशी खुशी एक राइड के लिए गई। बट हर स्कूटी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी स्कूटी जो है वो रुक गई। ऑन शोइंग द स्कूटी टू द मैकेनिक को जब वो अपनी स्कूटी दिखाती है, सी केम टू नो दैट, तब उसको पता चला कि उसका स्पार्क प्लग जो है सर वो खराब है, फॉल्ट है उसमें। अब पूछा है कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, भाई शिवानी के पिताजी ने गाड़ी खरीदा ना, तो शिवानी के पिताजी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ, पूछा है मैच द कॉलम क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ राइट दे दिए गए, उसके बारे में कुछ दिया, इसको मैच करना है। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो गुड्स के ऊपर जो पैकेजिंग रहता है, जो लेबलिंग रहता है, उससे आपको गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो पहले का थर्ड, सर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, अब इन्हीं दोनों में कोई होगा। अगला राइट टू सीक रिडेसल का मतलब क्या होता है, आपके गुड्स में जो भी दिक्कत है उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा। बी का 4 सर दोनों जगह है। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब होता है राइट टू चूज, जो आपको पसंद है वो खरीदिए। तो सी का पहला कहाँ है, सी का पहला सर यहाँ है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, है ना। अब राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है जब भी आप कोई सामान खरीदो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो ISI मार्का देखिए फिर आप कोई सामान खरीदिएगा, ठीक है जी सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर राइट टू, किस राइट के अंदर एक कंज्यूमर जो है अगर डिससेटिस्फाई है ना, डिससेटिस्फाई है तो वो केस फाइल कर सकता है। तो राइट टू बी हर्ड के अंदर ये बात किया गया है। और यहां पे होता है हमारा 75 क्वेश्चन खत्म। 75 टॉप 75 क्वेश्चन, जो टॉप 75 PYQ थे आपके एग्जाम में, सारे चैप्टर जो चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। 12 चैप्टर टोटल 12 चैप्टर से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 75 क्वेश्चन टोटल 12 चैप्टर हमने किए हैं। फाइनेंशियल मार्केट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए उससे हमको नहीं करना था। 75 क्वेश्चन हमने करा दिए। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, है ना, ये छोड़िए होमवर्क क्या ही दे, बहुत होमवर्क दिए हैं। अब 75 क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो अच्छा कमेंट जरूर करिएगा। अगर खराब लगा तो खराब कमेंट भी कर सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।